नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। भारतीय शेयर बाजार सोमवार को शुरू से ही पॉजिटिव मूड में दिखाई दिया और दोपहर बाद भी ये तेजी थमी नहीं बल्कि और मजबूत हो गई। बढ़े बैंकिंग शेयरों की रैली, सितंबर तिमाही के मजबूत नतीजे और बिहार चुनाव में एनडीए की स्पष्ट जीत, इन तीनों ने मिलकर बाजार को जबरदस्त सपोर्ट दिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आधा प्रतिशत तक चढ़कर बंद हुए, जबकि बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में नया रिकॉर्ड हाई बना दिया। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बढ़िया खरीदारी देखने को मिली, जो बताता है कि रैली सिर्फ बड़े स्टॉक्स में नहीं बल्कि पूरे ब्रॉडर मार्केट में फैल चुकी है। आज बाजार की तेजी का सबसे बड़ा आधार बैंकिंग सेक्टर रहा, जहां बैंक निफ्टी सुबह ही 58,968 के नए रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया। सभी 12 बैंकिंग स्टॉक्स हरे निशान में थे, क्योंकि आरबीआई की नई ईएमआई मॉरेटोरियम विंडो से एक्सपोर्ट सेक्टर को राहत मिलेगी और बैंकों के लोन बुक पर रिस्क कम होगा। कैनरा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स बढ़त में रहे, जो साफ दिखाता है कि निवेशक बैंकिंग सेक्टर पर भरोसा बढ़ा रहे हैं। बिहार चुनाव के नतीजों ने भी बाजार के सेंटिमेंट को बड़ा बूस्ट दिया, क्योंकि एनडीए की जीत से नीति स्थिरता और रिफॉर्म्स की रफ्तार को लेकर निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि ये नतीजे एक मजबूत सेंटिमेंट ड्राइवर की तरह काम कर रहे हैं, जिससे बाजार की रिकवरी साइकिल को और गति मिल सकती है। सितंबर तिमाही के नतीजों ने भी बाजार में जान डाल दी। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों ने लार्ज कैप से बेहतर प्रदर्शन किया और कई कंपनियों ने पिछले कुछ क्वार्टरों की तुलना में शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई। कुल मिलाकर Q2 का 10.8% नेट प्रॉफिट ग्रोथ 6 तिमाहियों का सबसे अच्छा स्तर रहा है, और यही कारण है कि ब्रॉडर मार्केट में दमदार खरीदारी देखने को मिली। रुपया भी आज 3 पैसे मजबूत होकर 88.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अमेरिका से भी एक राहत भरी खबर आई, जहां प्रेसिडेंट ट्रंप ने 200 से ज्यादा खाद्य उत्पादों पर टैरिफ हटाने का फैसला किया, जिससे ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा नरमी का माहौल बना और एशियन मार्केट्स को भी सपोर्ट मिला। इसका असर भारतीय बाजार पर भी सकारात्मक दिखा। ऑटो सेक्टर में भी अच्छी तेजी रही, जहां हीरो मोटोकॉर्प करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। इसके अलावा अन्य ऑटो स्टॉक्स भी सकारात्मक रहे, जिससे अनुमान है कि त्योहारी सीजन के बाद भी ऑटो सेक्टर अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है। इटर्नल एंड्स का सबसे बड़ा निफ्टी गेनर रहा, जबकि मैक्स हेल्थ केयर में मैनेजमेंट की सकारात्मक कमेंट्री और मजबूत बिजनेस ट्रेंड्स के चलते अच्छी खरीद दिखी। हेल्थ केयर इंडेक्स पूरे दिन मजबूत बना रहा और इस सेक्टर में बढ़त साफ दिखाई दी। टाटा मोटर्स पीवी आज का सबसे बड़ा लूजर रहा, जहां स्टॉक 5% टूट गया। इसकी वजह कंपनी के कमजोर Q2 नतीजे और JLR बिजनेस में दबाव रहा, जिसने पूरे ऑटो पैक पर थोड़ा सा प्रभाव डाला। सीमेंस के Q2 नतीजे शानदार रहे, जहां कंपनी का राजस्व 16% वार्षिक बढ़ा और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी उम्मीद से बेहतर रहा। नतीजों के बाद स्टॉक लगभग 5% चढ़कर बंद हुआ। ब्रोकिंग सेक्टर में भी जबरदस्त मूव देखा गया, जहां ग्रो अपने आईपीओ प्राइस से लगभग 70% ऊपर पहुंच गया। इससे ये साफ है कि रिटेल इन्वेस्टर एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ रही है और ब्रोकिंग कंपनियों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। अक्टूबर में भारत का एक्सपोर्ट करीब 11.8% घटकर $34.38 बिलियन रहा, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा $38.98 बिलियन था। इस गिरावट का सीधा असर उन सेक्टर्स पर पड़ा जो यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों पर ज्यादा निर्भर करते हैं। इसके उलट इंपोर्ट में 16.64% की तेज बढ़त देखने को मिली और ये बढ़कर $76.06 बिलियन पर पहुंच गया। ये बढ़त काफी हद तक गोल्ड और सिल्वर जैसी कैटेगरीज में भारी इंपोर्ट के कारण आई, जिसकी वजह से कुल व्यापार घाटा और भी ज्यादा बढ़ गया। सर्विसेज सेक्टर में स्थिति मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले बेहतर रही, जहां सर्विसेज एक्सपोर्ट $34.41 बिलियन से बढ़कर $38.52 बिलियन तक पहुंच गया। सर्विसेज इंपोर्ट भी बढ़ा है, लेकिन उसकी रफ्तार एक्सपोर्ट जितनी तेज नहीं रही, जिससे सर्विसेज बैलेंस थोड़ा बेहतर बना रहा। सोने और चांदी के इंपोर्ट में अचानक आई भारी उछाल ने ट्रेड डेफिसिट को सबसे ज्यादा बढ़ाया। अक्टूबर में गोल्ड इंपोर्ट लगभग 3 गुना बढ़कर $14.72 बिलियन हो गया, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा सिर्फ $4.92 बिलियन था। सिल्वर इंपोर्ट में बढ़कर $2.72 बिलियन पहुंच गया, जो पिछले साल $0.43 बिलियन था।
कॉमर्स सेक्रेटरी का कहना है कि गुड्स एक्सपोर्ट में इस बार जो लगभग $4 बिलियन की गिरावट दिखी है, उसका सीधा संबंध गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट में उछाल और अमेरिका को एक्सपोर्ट कम होने से है। ये ट्रेंड आने वाले महीनों में भी व्यापार संतुलन पर दबाव बनाए रख सकता है। भारत ने एलपीजी इंपोर्ट के मामले में पहली बार एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अमेरिका से 2.2 MTPA एलपीजी खरीदने का स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये डील 2026 के लिए है और भारत के कुल वार्षिक एलपीजी इंपोर्ट का लगभग 10% हिस्सा अकेले कवर करेगी। ये पहली बार है जब भारत ने यूएस गल्फ कोस्ट से इस तरह का लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इससे देश में एलपीजी सप्लाई ज्यादा स्थिर रहेगी और कीमतों में उतार चढ़ाव कम होने की उम्मीद है। इस खबर का सीधा असर मार्केट में दिखा, जहां एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी के शेयर करीब 4% तक चढ़ गए। इस डील की कीमत तय करने के लिए माउंट बेलव्यू बेंचमार्क का इस्तेमाल होगा, जो दुनिया भर में एलपीजी प्राइसिंग का एक प्रमुख रेफरेंस पॉइंट है। भारत के पीएसयू अधिकारियों ने पिछले कुछ महीनों में यूएस जाकर कई सप्लायर से बात की और इस कॉन्ट्रैक्ट को सुनिश्चित किया। ये नई एलपीजी डील भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम मानी जा रही है, क्योंकि इससे सप्लाई ज्यादा भरोसेमंद बनेगी और देश सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं रहेगा। लंबी अवधि में ये डील कीमतों में स्थिरता ला सकती है और उपभोक्ताओं के लिए राहत का माहौल बना सकती है। जापान के पीएम सनाई तकाइची के ताइवान को लेकर दिए बयान पर चीन ने कड़ी नाराजगी दिखाई और तुरंत ट्रैवल और स्टडी अलर्ट जारी कर दिया। इसी वजह से टोक्यो मार्केट में टूरिज्म और रिटेल से जुड़े कई बड़े स्टॉक्स एक ही दिन में 10% तक गिर गए। 2024 में जापान आने वाले कुल पर्यटकों में से 20% यानी लगभग 7 लाख सिर्फ चीन से थे। अलर्ट जारी होते ही चीन से जापान जाने वाली फ्लाइट्स पर फुल रिफंड और फ्री बदलाव की सुविधा शुरू हुई, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री पर सीधा दबाव आया। इसका झटका शिसेडो, इसेतन, मित्सुकुशी और ओरिएंटल लैंड जैसे बड़े स्टॉक्स को लगा, जिनमें 10 से 11% की भारी गिरावट आई। तनाव बढ़ता देख जापान ने वरिष्ठ अधिकारी मासाहाकी कनाई को बीजिंग भेजने का फैसला किया है, ताकि बातचीत से हालात संभाले जा सकें। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से व्यापार जारी रखने वाले देशों पर 500% तक इंपोर्ट टैरिफ लगाने का समर्थन किया है, जो भारत जैसे देशों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण कदम हो सकता है। भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है, केवल चीन उससे ज्यादा खरीदता है। अक्टूबर में भारत ने रूस से 3.1 बिलियन यूरो का फ्यूल आयात किया, जिसमें 81% हिस्सा क्रूड ऑयल का था। भारत के लिए सस्ता रूसी तेल घरेलू कीमतें नियंत्रित रखने में अहम है। ट्रंप पहले भी भारत पर रूस से सस्ता तेल लेने पर 25% पेनल्टी लगा चुके हैं। नई टैरिफ योजना लागू हुई तो भारत के लिए रूस से खरीद अचानक कम करना मुश्किल होगा, क्योंकि अक्टूबर में भारत की क्रूड खरीद 11% बढ़ी है और इसमें प्राइवेट कंपनियों की भूमिका ज्यादा है। सोमवार को क्रूड की कीमतों में गिरावट इसलिए आई क्योंकि रूस के नोवोरोसिस्क पोर्ट पर यूक्रेन हमले के बाद रुके ऑपरेशन फिर से शुरू हो गए। 2 टैंकरों की लोडिंग शुरू होते ही ये संकेत मिला कि सप्लाई बाधित नहीं होगी और इसी वजह से ब्रेंट $64 प्रति बैरल के नीचे और WTI लगभग $59 तक आ गया। हालांकि सप्लाई सामान्य होने के बावजूद रिफाइनरी मार्जिन मजबूत हैं, क्योंकि रूस के ऊर्जा ढांचे पर हमलों, एशिया अफ्रीका में प्लांट आउटेज और डीजल पेट्रोल की कमी के कारण रिफाइनर्स की कमाई बढ़ी है। इसी बीच सर्बिया ने अपनी एकमात्र रिफाइनरी NIS-AD का कंट्रोल वापस लेने में रुचि दिखाई है, जो अभी रूसी स्वामित्व के कारण अमेरिकी पाबंदियों में फंसी है। इसके लिए सर्बिया प्रीमियम देने को तैयार है और एशिया यूरोप के कई निवेशकों से बातचीत जारी है। एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया और सन फार्मा ने मिलकर भारत में हाइपर कैलेमिया के इलाज के लिए सोडियम जिरकोनियम साइक्लोसिलिकेट की उपलब्धता बढ़ाने का फैसला किया है। इस दवा को अब 2 ब्रांड नामों के साथ बेचा जाएगा। एस्ट्राजेनेका इसे लोकेल्मा नाम से और सन फार्मा इसे गिमली एंड नाम से मार्केट करेगी। इससे पूरे देश में इस गंभीर स्थिति के मरीजों तक दवा की पहुंच और आसान हो जाएगी। हाइपर कैलेमिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें शरीर में पोटेशियम का स्तर बहुत बढ़ जाता है और ये ज्यादातर उन मरीजों में देखा जाता है जिन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज या हार्ट फेलियर है। सोमवार को स्टॉक मार्केट में एस्ट्राजेनेका का शेयर हल्की गिरावट के साथ लगभग 9,135 रुपए पर बंद हुआ, जबकि सन फार्मा का शेयर हल्की तेजी के साथ लगभग 1,764 रुपए तक पहुंचा। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने ग्लोबल एक्सपेंशन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ओमान की सरकारी खनन कंपनी मिनरल्स डेवलपमेंट ओमान के साथ एक नया एग्रीमेंट साइन किया है। इसके तहत JSW ओवरसीज FZE, जो JSW इंफ्रा की स्टेप डाउन सब्सिडियरी है, ओमान में बनने वाली नई पोर्ट कंपनी साउथ मिनरल्स पोर्ट कंपनी SAOC में 51% हिस्सेदारी खरीदेगी। इस अधिग्रहण और पोर्ट डेवलपमेंट पर लगभग 41.9 करोड़ डॉलर खर्च होंगे। सभी शर्तें पूरी होने के बाद ये पोर्ट कंपनी JSW इंफ्रा की सब्सिडियरी बन जाएगी। सोमवार को JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर लगभग 281 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि पिछले साल में इसने कुछ गिरावट भी देखी है।
सूत्रों के मुताबिक ब्लैकस्टोन भारत की आईटी सर्विस कंपनी एम्फेसिस में अपनी हिस्सेदारी कम करने की तैयारी में है। फर्म पहले निवेशकों की मांग जान रही है, उसके बाद ये तय करेगी कि कितने शेयर बेचे जाएं। सितंबर तिमाही में ब्लैकस्टोन के पास कंपनी की 40% से ज्यादा हिस्सेदारी थी और फरवरी में भी उसने 15% स्टेक बेचकर बड़ा एग्जिट किया था। इस खबर के बाद एम्फेसिस के शेयरों में बाजार में गिरावट देखने को मिली। एनबीसीसी इंडिया ने झारखंड में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से लगभग 498 करोड़ रुपए का नया प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें चंद्रापुरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप तैयार की जाएगी। ये पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मॉडल पर है, यानी कंपनी पूरे निर्माण की निगरानी और कार्यान्वयन देखेगी। कंपनी ने हाल ही में अपनी Q2 अर्निंग्स भी घोषित की थी, जिसमें नेट प्रॉफिट 26% बढ़कर 153 करोड़ रुपए पहुंच गया। भारत फोर्ज की शेयर पिछले एक महीने में तेजी दिखा चुके हैं, लेकिन यूबीएस का मानना है कि आगे इसमें गिरावट आ सकती है। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर सेल रेटिंग रखते हुए इसका टारगेट 1230 रुपए बताया है, जो मौजूदा कीमत से कम है। कंपनी का ऑटो सेगमेंट हाल ही में कमजोर रहा है, जबकि डिफेंस बिजनेस मजबूत बढ़त दिखा रहा है। अमेरिका में डिमांड कमजोर पड़ने से एक्सपोर्ट सेगमेंट पर दबाव बना हुआ है। मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी अब भारत पर ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि आने वाले सालों में ये सबसे तेज बढ़ने वाला बाजार माना जा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में हल्की बढ़त इसलिए दिख रही है क्योंकि बैंक के बोर्ड में एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें 15 साल के बाद पहली बार स्टॉक स्प्लिट पर विचार किया जाएगा। पिछली बार बैंक ने 2010 में अपने शेयरों का स्प्लिट किया था और इसके बाद 2015 में बोनस शेयर भी दिए थे। कई एनालिस्ट मानते हैं कि बैंक फंडामेंटली मजबूत है। ज्यादातर ब्रोकरेज इसे बाय या होल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। सोमवार को शेयर लगभग 2106 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और साल 2025 में अब तक अच्छी बढ़त दे चुका। WPIL लिमिटेड को साउथ अफ्रीका में उसकी सब्सिडियरी के जरिए MCWAP2 प्रोजेक्ट का लगभग 426 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें पूरी इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क की जिम्मेदारी उसी को संभालनी है। ये काम अगले 48 महीनों में पूरा होना है और इसी खबर के बाद कंपनी का स्टॉक हल्की बढ़त के साथ 387.30 रुपए पर बंद हुआ। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने राजस्थान के बीकानेर में NHPC के लिए 300 मेगावाट AC क्षमता वाला बड़ा सोलर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जिससे कंपनी की रिन्यूएबल पोर्टफोलियो और मजबूत होती दिख रही है। इस अनाउंसमेंट के बाद टाटा पावर का शेयर करीब 1% से ज्यादा बढ़कर 392.75 रुपए पर बंद हुआ। TVS मोटर्स ने केन्या में TVS अपाचे RTR 180 लॉन्च करके अफ्रीका में अपने 2 व्हीलर बिजनेस को और आगे बढ़ाया है, जो कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। इस खबर का पॉजिटिव असर स्टॉक पर साफ दिखा और शेयर 2.5% से ज्यादा चढ़कर 3472.50 रुपए पर बंद हुआ। फेरकेम ऑर्गेनिक्स ने बताया है कि कंपनी का बोर्ड 20 नवंबर को एक ऑनलाइन मीटिंग में अपने फुली पेड अप शेयर्स के बायबैक प्रपोजल पर चर्चा करेगा, जिसे सेबी के नियमों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। फेरकेम ऑर्गेनिक्स का सितंबर क्वार्टर काफी कमजोर रहा, जहां कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में 91% गिरकर सिर्फ 1.17 करोड़ रह गया और सीक्वेंशियल बेसिस पर प्रॉफिट में 98% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। लगातार कमजोर फाइनेंशियल्स और बायबैक की खबर के बीच कंपनी का शेयर सोमवार को हल्की गिरावट के साथ 631.20 रुपए पर बंद हुआ और पिछले एक साल में इसमें 22% से ज्यादा की कमजोरी आई है। HCL टेक और इन्वेडिया ने अमेरिका के सेंटा क्लारा में एक नया इनोवेशन लैब शुरू किया है, जहां कंपनियों को फिजिकल AI और कॉग्निटिव रोबोटिक्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट और स्केल करने का मौका मिलेगा। ये लैब इन्वेडिया के एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स और HCL टेक के AI सॉल्यूशंस को एक जगह लाकर ग्लोबल एंटरप्राइजेस को नेक्स्ट लेवल ऑटोमेशन और AI अडॉप्शन में मदद देगा और इसी के साथ HCL टेक का स्टॉक करीब 0.78% ऊपर बंद हुआ। इन्फोसिस ने अपना नया AI फर्स्ट GCC मॉडल लॉन्च किया है, जिसके जरिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को AI ड्रिवन इनोवेशन हब्स में बदलने पर फोकस किया जाएगा। ये मॉडल कंपनियों को टैलेंट, टेक और ऑपरेशंस तीनों स्तर पर रेडीमेड AI सॉल्यूशंस उपलब्ध कराता है और इन्फोसिस का स्टॉक भी इस खबर के बाद हल्की बढ़त के साथ 1504.95 रुपए पर बंद हुआ। आंध्र प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं और इसी वजह से राज्य से जुड़े कई स्टॉक्स अचानक मार्केट में फोकस में आ गए हैं। इन निवेशों का असर सिर्फ कंपनियों की क्षमता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले सालों के लिए ग्रोथ, रोजगार और नए प्रोजेक्ट्स का बड़ा संकेत भी है। राज्य में जो नए MOU साइन हुए हैं वे डिफेंस, एरोस्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी, शिप बिल्डिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में है। आमतौर पर ऐसे सेक्टर्स में जब भी राज्य स्तरीय निवेश होता है तो स्टॉक्स में तुरंत पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलता है। ईपैक ड्यूरेबल्स ने आंध्र प्रदेश की सरकारी संस्था के साथ मिलकर 1083 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्लान बनाया है। ये निवेश कंपनी की नई मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
प्रीमियर एक्सप्लोजिव ने रक्षा और एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स में 500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए राज्य सरकार के साथ एमओयू साइन किया है। ये प्रोजेक्ट्स कंपनी के ऑर्डर बुक और भविष्य की डिलीवरी क्षमता दोनों को मजबूत कर सकते हैं। अनंतराज की सब्सिडियरी ने 4500 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश कर राज्य में एक डेटा सेंटर कम आईटी पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है। इस घोषणा के बाद आज अनंतराज के शेयर में 4% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। ट्रू आल्ट बायो एनर्जी ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक गैर बाध्यकारी एमओयू साइन किया है, जिसके तहत राज्य में एक एविएशन फ्यूल प्लांट लगाया जाएगा। इस खबर के बाद स्टॉक करीब 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। रेमंड लिमिटेड भी राज्य में 3 नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें लगाने की तैयारी में है, जो कंपनी की एक्सपेंशन और भविष्य की प्रोडक्शन लाइनों को काफी मजबूत कर सकती हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने आंध्र प्रदेश में एक नया ग्रीनफील्ड शिपयार्ड लगाने के लिए एमओयू किया है। इस घोषणा के बाद जीआरएसई के शेयर भी आज 2% से ज्यादा चढ़े हैं। मार्क्स एंड फार्मा की यूके सब्सिडियरी रिलॉन केम लिमिटेड को एमएचआरए से मिफेनेमिक एसिड टैबलेट्स 250 ग्राम और 500 ग्राम के लिए मार्केटिंग की मंजूरी मिल गई है। ये एक पेन रिलीफ दवा है जो हल्के से मध्यम दर्द और खासकर पीरियड पेन में इस्तेमाल की जाती है। पेस डिजिटेक को महाराष्ट्र की सरकारी कंपनी एमएसपीजीसीएल से 929.76 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके तहत 200 मेगावाट एसी का ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट बनाया जाएगा। इसमें डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन से लेकर 3 साल की O&M यानी ऑपरेशन और मेंटेनेंस तक का पूरा काम शामिल है। सेबी और जेन स्ट्रीट के मामले में इस हफ्ते एक अहम अपडेट आ सकता है, जहां रेगुलेटर का कहना है कि जेन स्ट्रीट जिन अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग कर रही है उनकी जरूरत नहीं है और ऐसे डेटा साझा करने से चल रही जांच प्रभावित हो सकती है। सेबी का मानना है कि कंपनी की ये मांग सिर्फ मामला लंबा खींचने की रणनीति हो सकती है। जांच अभी भी जनवरी 2023 से मई 2025 तक के ट्रेडिंग पैटर्न पर फोकस कर रही है, जिसमें जुलाई में लगाए गए उन आरोपों की भी समीक्षा हो रही है कि जेन स्ट्रीट में बैंकिंग इंडेक्स में ऐसी रणनीतियां अपनाई जिससे रिटेल निवेशकों को नुकसान हुआ था। इन्फीबीम एवेन्यूज को आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी मिल गई है, जिससे वो अब अपने पीओएस डिवाइसेस के जरिए कार्ड, यूपीआई और क्यूआर जैसे सभी पेमेंट मोड को एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोसेस कर सकेगी और ये कदम तेजी से बढ़ रहे पीओएस मार्केट में कंपनी के लिए बड़ा अवसर खोलता है। आरबीआई के अनुसार 2025 में पीओएस इंस्टॉलेशन 24.7% बढ़कर 11 मिलियन तक पहुंच चुके हैं, जो इस सेक्टर की मजबूत ग्रोथ दिखाता है। इसी सकारात्मक विकास के बाद आज शेयर 2% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ।